सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पोस्टमार्टम का यहाँ पे मतलब है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितने भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में जो आए सेंटेंसेज है ना, उनके थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब आपकी जो बेसिक ग्रामर अंडरस्टैंडिंग है ना, उसे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन सेंटेंसेस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, तो उनमें हम ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इनोवेटिव क्लास होने वाली है, आपको मज़ा आने वाला है। इस क्लास को पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आपके बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, क्योंकि एक तरीके की प्रैक्टिस क्लास है। तो अगर आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अच्छा करना चाहते हैं तो आप तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्रेप ऐप, जो कि मेरी खुद की ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ग्रामर का कोर्स मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर का। इसके अंदर मैंने हर एक चैप्टर को और फंडामेंटल्स को काफ़ी डिटेल में न्यू और लेटेस्ट सेंटेंसेस के साथ पढ़ाया है। तो आप यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। आप ग्रामर के अलावा दूसरे कोर्सेज भी देख सकते हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस है जिसके अंदर मैंने 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। वो क्वेश्चंस हैं उसी चैप्टर के ऊपर हैं जो चैप्टर मैंने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर में पढ़ाए हैं, तो उन्हीं की प्रैक्टिस करवाई है। बाकी एडवांस प्रैक्टिस का भी कोर्स है जिसके अंदर 2 लेवल्स के अंदर मैंने क्वेश्चंस को करवाया हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2। चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, एरर्स हो, फिलर्स हो, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो, आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, और वोकैबुलरी का कोर्स भी है। वोकैबुलरी में फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं, कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, रूट वर्ड्स हैं। तो आप इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हैं, और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन की, डिफेंस एग्जामिनेशन की या बैंक एग्जामिनेशन की, तो आप कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं। वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खैर, शुरुआत करते हैं क्लास की। अब इसमें करना क्या, आपके सामने सेंटेंस आ गया, ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर कुछ एरर ढूंढना है, नहीं। मैंने कहा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब देखो, मैंने न्यूज़पेपर से सेंटेंसेस निकाले हैं, तो इसके अंदर सब कुछ होगा। मतलब नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, सब कुछ है इसके अंदर। करना क्या है इसके अंदर, हम इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्या सब्जेक्ट वर्ब से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, अपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है, सही आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, नाउन वहाँ सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, एडजेक्टिव सही है कि नहीं है, प्रेपोजिशन सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक सेंटेंस पहले मैं करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी के सारे सेंटेंसेस आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ खुद करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, मैक्सिको सिटी, अ स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस ऑफ 22 मिलियन पीपल एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटीज is facing a severe water crisis as a lot of problems including geography, chaotic urban development and leaky infrastructure are compounded by the impacts of climate change। यहाँ 2 चीजें आप पहले सीखेंगे। एक टर्म है मेट्रोपोलिस। मेट्रो का जो मतलब होता है वो है मदर, और पोलिस का मतलब होता है सिटी, ठीक है। मदर सिटी हम लोग जिसे बोलते हैं या मेन सिटी बोलते हैं। तो मेट्रोपोलिस क्या होता है, एक कैपिटल और चीफ सिटी होता है किसी कंट्री की या किसी रीजन की, और वेरी लार्ज और बिजी सिटी भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है। कैपिटल भी है और वेरी लार्ज और बिजी सिटी भी है, यस और नो। तो मेट्रोपोलिस उसे बोलते हैं। वैसे जब मैं छोटा था मुझे ऐसा लगता था मेट्रोपोलिस उसे बोलते हैं जब मेट्रो चलती है, बट ऐसा नहीं है। मेट्रो मतलब मदर, मतलब मेन, और पुलिस मतलब सिटी, ठीक है। तो मेन सिटी। स्प्रॉलिंग का मतलब कोई चीज़ फैली हुई है बड़े एरिया में, स्प्रेडिंग आउट ओवर अ लार्ज एरिया इन एन अनटाइडी और इरेगुलर वे। मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, इरेगुलर तरीके से कोई चीज़, जैसे शहर जो है बसा हुआ है, इरेगुलर तरीके से बसा हुआ है। प्लैंड सिटी नहीं है, अनप्लैंड है, तो वो स्प्रॉल कर रही है, मतलब स्प्रॉलिंग है, फैली हुई है। तो मीनिंग तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है। पहले एक बार मीनिंग बता देता हूँ। मैक्सिको सिटी जो कि एक स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस है, स्प्रॉलिंग का मतलब फैली हुई है, मेट्रोपोलिस मतलब मेन सिटी है जिसमें 22 मिलियन लोग रहते हैं, और ये जो दुनिया की सबसे बड़े शहर है ना, बहुत सारे, उनमें से एक है। और यहाँ पे अब सिवियर वाटर क्राइसिस आ रहा है। सिवियर मतलब एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि जो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ज्योग्राफी है, केओटिक अर्बन डेवलपमेंट है। केओटिक मतलब जो डिसऑर्गेनाइज तरीके से अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, और जो लीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो रोड्स हैं और जो पाइप्स हैं उसके अंदर क्रैक्स आ रहे हैं, उसको लीकी इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ये सारी प्रॉब्लम्स ये कंपाउंड हो रही हैं, मतलब ये और बद से बदतर हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के साथ मिलकर। तो ये तो इसका मीनिंग है। अब बात करते हैं ग्रामर की।
अब ग्रामर में हमें सब्जेक्ट वर्ब तो आइडेंटिफाई करना ही करना है, ये तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो आपको यहाँ पे मैक्सिको सिटी दिखाई दे रहा है, ये आपका इनिशियली सब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने साइड में मेंशन कर दिया कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमें इसकी वर्ब ढूंढनी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस, जिसमें ए आर्टिकल आया हुआ है मेट्रोपोलिस के लिए, ये आपका नाउन है। और कैसा मेट्रोपोलिस? स्प्रॉलिंग, तो ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्लियर? अच्छा, आप एक चीज़ जानते हैं कि 22 मिलियन पीपल यहाँ लिखा हुआ है, तो जब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन आपको पता होगा, जब हमें पता होता है ये कितने, जैसे 22 मिलियन, तो इसके साथ हम एस या ES नहीं लगाते हैं, ये बात आपको पता होगा। चाहे 1 मिलियन हो, चाहे 10 मिलियन हो, चाहे 20 मिलियन हो, मिलियन मिलियन ही रहता है, जानते हैं ना ये चीज़। तो 20 मिलियन होता है, 22 मिलियन ही होता है, मिलियंस नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वो सही लिखा हुआ है। 22 मिलियन क्या है? लोग है। अच्छा, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटीज़, वन ऑफ के बाद आप लोग जानते हैं कि नाउन प्रोनाउन जो है वो प्लूरल आता है, हमने पढ़ा है ना ये चीज़ अच्छे से, आप लोग जानते हैं। देखो ये आपका नाउन प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटीज़। अच्छा, आपने स्ट्रक्चर सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, बोलते हैं ना ऐसा, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। ऐसे केसेस में यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, वो भी एकदम सही लिखा हुआ है। और वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटीज़ बोला हुआ है, वर्ल्ड की सिटीज़, वर्ल्ड की सिटीज़। तो इस वाले नाउन और इस वाले नाउन को पोजेशन बताने के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस भी आया हुआ है ना, इन दोनों के बीच में पोजीशन बताने, वर्ल्ड की सिटीज। याद है आपको? समझ में आ रहा होगा। अब ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब तो हमें मिली नहीं क्योंकि इसकी वर्ब यहाँ पे इतनी दूर लिखी हुई है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब उसको मिल गई है। मैक्सिको सिटी इज फेसिंग अ सीवियर वाटर क्राइसिस, तो देखो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई। तो एरर नहीं ढूंढना है इसके अंदर, बस ऐसे ही हमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना, मजा आएगा, हर एक चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो सब्जेक्ट को क्या मिल गया भाई? वर्ब मिल गया। बाकी बीच की चीजें मैंने आपको बता दी, वो भी सही लिखी हुई है, उनमें कोई गलती नहीं है। क्या फेस कर रही है? एक सीवियर वाटर क्राइसिस, सीवियर मतलब एक्सट्रीम। तो ये ए आर्टिकल किसके लिए आया है? वाटर क्राइसिस के लिए आया हुआ है। ये दो नाउन मिलके एक ही नाउन का काम कर रहे हैं, कंपाउंड नाउन जिसे हम लोग कहते हैं। फिर नाउन को जो मॉडिफाई करेगा बेटा वो एडजेक्टिव होता है, जो सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब एज यहाँ पे आगे अपने नया क्लोज लेके आया हुआ है, एज यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। एज का मतलब यहाँ क्योंकि है, पता होगा। जैसे मैंने कहा एज आई वॉज इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, तो आई वॉज इल और आई कुड नॉट अटेंड द क्लास को जोड़ रहा है, एज कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है तो नया क्लोज शुरू होगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब नया आया होगा। तो आप लोग देखिए, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें मेन सब्जेक्ट आपका ये है। आप लोग जानते हैं अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अलॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है, दोनों नाउन्स आ सकते हैं। जैसा नाउन होगा आगे फिर वैसी वर्ब होगी। यस और नो? अच्छा, आप एक चीज और अच्छे से जानते हैं, या तो आप लिखते हैं अलॉट ऑफ या फिर आप लिखते हैं लॉट्स ऑफ। जानते हैं? आप ऐसा नहीं बोल सकते अ लॉट्स ऑफ या फिर लॉट ऑफ, ये एक एरर होता है, ध्यान रखिएगा। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अब सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब चाहिए होगी, तो ये इंक्लूडिंग या वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे, जब तक वर्ब नहीं आती, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, केओटिक अर्बन डेवलपमेंट और जो लीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्लियर है भाई? अब सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए होगी। देखो प्रॉब्लम्स प्लूरल, तब आगे भी देखो प्लूरल लिखा हुआ है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कंपाउंडेड। यस और नो? और पैसिव में गया हुआ है, इसलिए बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आगे आप देख पा रहे हैं बाय भी हैं। प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो गई हैं, बढ़ गई हैं। किसके द्वारा बढ़ गई हैं? बाय द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो और कुछ इसके अंदर देखने वाला है ही नहीं, मुझे उम्मीद है। देखो मैंने मेन चीजें बताई हैं आपको, एक एक वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 90% वर्ड्स तो मैंने डिफाइन कर ही दी हैं। मैं वही चीजें डिफाइन कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से एरर बन सकता है। यस और नो? चलिए इसको देखेंगे, आप बताएंगे मुझे, इसका सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, रिसर्चर्स ने पाया, क्या पाया? कि जो 670 नैनोमीटर्स हैं रेड लाइट की, ये 670 नैनोमीटर मेरे ख्याल से वेवलेंथ की बात हो रही है। तो रेड लाइट 670 नैनोमीटर्स ऑफ रेड लाइट स्टिमुलेट कर देता है एनर्जी प्रोडक्शन को। अच्छा, इतनी वेवलेंथ की जो रेड लाइट है वो एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बचपन में पढ़ते थे ना, पावर हाउस ऑफ सेल, आगे लिखा भी हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? द टाइनी पावर हाउसेज होते हैं विद इन सेल्स।
लीडिंग टू इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज, जिससे कि ग्लूकोज की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर अगर हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करें तो आप देख रहे हैं रिसर्चर्स जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सिंगुलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे पास्ट में गया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। रिसर्चर्स फाउंड दैट, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, क्लोज पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा फाइंड, फाउंड, फाउंड पढ़ा है आपने, और ऐसे ही फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। ठीक है, फाइंड का मतलब कुछ खोजना या पाना होता है, फाउंड का मतलब इस्टेब्लिश करना होता है। तो रिसर्चर्स ने पाया है, या फाउंडेड होता तो एरर बन जाता, वो बना सकता है एरर, हम पहले से ही उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो रिसर्चर्स ने पाया है, सेकंड फॉर्म ये वाला फाउंड है यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा है। तो रिसर्चर्स ने पाया, क्या पाया कि जो 670 नैनोमीटर्स हैं, तो 670 आगे प्लूरल आना चाहिए, तो नैनोमीटर्स, मीटर्स प्लूरल है, तो 670 नैनोमीटर्स जो है रेड लाइट वो स्टिमुलेट करती है। तो ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। दैट जो है वो कंजंक्शन है, क्योंकि ये वाला क्लोज यहाँ पे खत्म हो गया, अब नया क्लोज शुरू हो रहा है जिसमें उस क्लोज का सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, तो वर्ब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है। स्टिमुलेट कर दिया, क्या स्टिमुलेट कर दिया? एनर्जी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर दिया। व्हाट स्टिमुलेटेड? व्हाट? एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, विद इन फिर से प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब इसी को डिफाइन किया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? टाइनी पावर हाउसेज हैं विद इन सेल्स। तो द आर्टिकल पावर हाउसेज के लिए ये नाउन है, ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, विद इन फिर से प्रेपोजिशन है, सेल्स उसका ऑब्जेक्ट है। कुछ एरर मुझे दिखाई नहीं दे रहा जो बना सके वो। लीडिंग टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज। अब ये लीडिंग क्या है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो काफी सारे काम करती है। अगर वो नाउन का काम कर रही है तो उसे हम लोग जेरेंड कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। वो वर्ब का भी काम करती है, वो एडजेक्टिव का भी काम करती है, और वो एडवर्ब का भी इन रेयर केसेस काम करती है। उस केस में उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ वर्ब की क्लास के अंदर, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आप मुझे बताएंगे लीडिंग यहाँ पे क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? आप ये मत बताया करो कि वो जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो बात की बात है, आप इसको आइडेंटिफाई किया करो। अच्छा, ये वर्ब नहीं है लीडिंग यहाँ पे। अगर ये वर्ब होता तो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आता, बी की कोई फॉर्म लेके आता, इज, एम, आर, वॉज, वर या हैज, बीन लेके आता कुछ। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब तो नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये एडवर्ब भी नहीं है, किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। रिसर्चर्स ने पाया कि इतनी जो रेड लाइट है वो स्टिमुलेट करती है एनर्जी प्रोडक्शन, कि कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि टाइनी पावर हाउसेज हैं सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? लीडिंग टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज। अब किसकी वजह से इंक्रीज कंजम्पशन होता है ग्लूकोज का? तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज कंजम्पशन होता है ग्लूकोज का, कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से ग्लूकोज का कंजम्पशन हो रहा है। तो ये लीडिंग टर्म आया हुआ है, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आया हुआ है। एनर्जी प्रोडक्शन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो नाउन है। नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव होता है यहाँ पे, या नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। नाउन नहीं है तो जेरेंड नहीं है, ये तो गलती हो गया। वर्ब ये था नहीं, एडवर्ब यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसके साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो प्रेपो के बाद आपको प्रेपो का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि ये है, जो कि ये नाउन है। और कैसा कंजम्पशन? इंक्रीज, तो ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, इंक्रीज्ड। ये पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकती है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम लोग कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। वो कुछ भी एरर बना देगा, यहाँ फाउंडेड कर देता या नैनोमीटर कर देता, समझ गए, यहाँ लीड्स कर देता, कुछ भी बना सकता था। यहाँ इंक्रीज कर देता, इंक्रीज कंजम्पशन गलत हो जाता, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए होता है, तो इंक्रीज्ड या इंक्रीजिंग ऐसा होना चाहिए था। कुछ भी बना सकता है, टू की जगह कुछ और देता, प्रेपोजिशन यहाँ लीड टू फिक्स होती है। आई होप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये चीज़ सोच रहे होंगे, सर ग्लूकोज की कंजम्पशन इंक्रीज कैसे हो जाती है? कॉन्टेक्चुअल बात कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल नहीं। ग्रामेटिकल तो मैंने कर ली। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करती है, अपने आप से थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करती है।
ये मान लो सेल है, सेल के अंदर मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप थोड़ी प्रोड्यूस करती है। ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। मतलब आप कुछ खाते हैं, फूड से जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। समझे? एनर्जी तो बाहर से ही आ रही है ना, फूड है, मान लो फूड आपने खाया, उसके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब उसने बोला अगर माइटोकॉन्ड्रिया को रेड लाइट से एक्सपोज कर दिया जाए तो ये एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब है अगर ये एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इसको और ग्लूकोज चाहिए होगा, क्योंकि ग्लूकोज से ही तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। समझे कि नहीं? तो मैं कॉन्टेक्चुअल बात कर रहा था यहाँ पे। अगर आपको ये बेसिक साइंस समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जामिनेशन में कोई नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर पूछ रहा है, ग्रामर में आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ेंगे आप लोग। Physicists at Paderborn University have used complex computer simulations to develop a new design for significantly more efficient solar cells than previously available. A thin layer of organic material known as tetrazine is responsible for the increase in efficiency. तो जो फिजिसिस्ट हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशन को यूज़ किया है। कंप्यूटर सिमुलेशन कंप्यूटर मॉडल होता है एक तरीके का। उन्होंने डेवलप किया एक नया डिज़ाइन, किसके लिए? एफिशिएंट सोलर सेल्स के लिए, देन प्रीवियसली अवेलेबल। जैसे सोलर सेल्स पहले थे ना, उनसे बढ़िया वाले अब उन्होंने डेवलप कर लिया डिज़ाइन उसका। और एक थिन लेयर ऑर्गेनिक मटेरियल की, जिसे टेट्रासीन कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है जो कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। ये टेट्रासीन बेसिकली करता क्या है? ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ऑफकोर्स सोलर सेल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो बेसिक मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो फिजिसिस्ट आपका यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल बना हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होगी, एट तो आपका प्रेपोजिशन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होगी, प्लूरल है तो ये रहा प्लूरल वर्ब आपका। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब होता है। उस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वो भी ठीक है। क्या यूज किया? कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन यहाँ पे एक नाउन है, कंपाउंड नाउन जिसे बोलते हैं। वैसे तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है, बट जब दो नाउन मिलकर एक ही शब्द का काम करे उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये नाउन की क्लास के अंदर। तो अब कंप्यूटर सिमुलेशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, तो ये उसको मॉडिफाई करने वाला आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक लिखा हुआ है। डेवलप किया क्या? एक न्यू डिजाइन। तो ए आर्टिकल आया हुआ है डिजाइन के लिए। कैसा डिजाइन है? न्यू डिजाइन है, तो न्यू उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। आगे लिखा हुआ है फोर। फोर होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आते हैं प्रेपो के ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि प्रेपो के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल बाद वाला वर्ड होता है, क्योंकि वही नाउन होता है, सोलर सेल्स। ये रहा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब कैसे सोलर सेल मोर एफिशिएंट, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है जो कि सोलर सेल के बारे में बता रहा है। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, मोर लिखा हुआ है ना, कंपैरेटिव डिग्री। इस एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे सिग्निफिकेंटली वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो एडवर्ब है। और वो कुछ भी एरर बना सकता है, यहाँ पे हैज़ दे सकता है, यहाँ यूज लिख सकता है, यहाँ डेवलप्ड कर सकता है, समझे, यहाँ सिग्निफिकेंट कर सकता है, यहाँ मोर हटा दे। अच्छा, यहाँ मोर आना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि आगे देन लिखा हुआ है, देन लिखा है तो कंपैरिजन हो रहा होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी, तो मोर एफिशिएंट सोलर सेल्स। देन प्रीवियसली अवेलेबल, अब यहाँ पूरा होना चाहिए था देन प्रीवियसली अवेलेबल सोलर सेल्स, वो लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि सोलर सेल्स यहाँ आएगा वो नाउन है, उस नाउन को मॉडिफाई करने वाला अवेलेबल एडजेक्टिव है, अवेलेबल सोलर सेल्स। और कब अवेलेबल थे? प्रीवियसली अवेलेबल थे। एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो एडवर्ब है। अब एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा, ये किसी नाउन के लिए आया है तो नाउन आगे है, ये फुल स्टॉप लगा दिया, सोलर सेल्स आना चाहिए था बट अंडरस्टूड है यहाँ पे, ठीक है। एक थिन लेयर है ऑर्गेनिक मटेरियल की जिसे टेट्रासीन कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अ थिन लेयर ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, जिसमें लेयर जो है वो मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है क्योंकि ए आर्टिकल उसी के लिए आया हुआ है। थिन उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। उसकी वर्ब कौन सी है? ये है कि ये है? बच्चे जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म देखते हैं, उसे वर्ब मान लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे जो नोन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, बट यहाँ पे ये किसके लिए आई हुई है? A thin layer of organic material known as tetrasin is responsible। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब ये है इज यहाँ पे।
तो फिर ये क्या है, ये नॉन किसको बोल रहा है, अ थिन लेयर को ही तो बोल रहा है, अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉरी ऑर्गेनिक मटेरियल को बोल रहा है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, मटेरियल नाउन होता है, नाउन के बारे में जो बताया वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, तो पास्ट पार्टिसिपल इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। नोन के साथ एज आता है वो भी ठीक लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट को ये वाली वर्ब मिल गई, ध्यान रखिएगा। अ थिन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल के साथ फोर फिक्स्ड प्रेपो होता है, वो भी ठीक लिखा हुआ है। अब द इंक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो द के आगे इंक्रीज यहाँ नाउन का काम कर रहा है, इंक्रीज इन समथिंग होता है, इन भी ठीक है, और कुछ यहाँ पे देखने लायक चीज है ही नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं बाल की खाल निकाल रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था पोस्टमार्टम वो हो रहा है एक्चुअल में, बन गए हैं आप भी डॉक्टर, ठीक है, कर रहे हैं सर्जरी आप भी मेरे साथ साथ इंग्लिश की। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े प्यारे प्यारे सेंटेंसेस मैंने चूज किए हैं, मज़ा आने वाला है आपको, आने वाला क्या आ ही रहा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कैसी लग रही है आपको क्लास। चलिए जी, इवन इफ यू आर अ डाई हार्ड मॉर्निंग पर्सन, waking yourself up in the AM can be a challenge, and it's just not you. There is a phenomenon called sleep inertia that refers to the brain fog and sluggishness that occur after waking up from sleep. Even when you do manage to get up, that leftover sleepiness can take a toll, impacting the rest of your day. पहले से समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। डाई हार्ड मॉर्निंग पर्सन का मतलब है कि आपको सुबह उठना पसंद है, आप ऐसे इंसान हैं जो सुबह जल्दी उठना प्रेफर करते हैं, ठीक है, डाई हार्ड मॉर्निंग पर्सन। तो अगर आप डाई हार्ड मॉर्निंग पर्सन हैं तो वेकिंग योर सेल्फ अप इन द एम कैन बी अ चैलेंज, तो आपके लिए भी सुबह उठना एक चैलेंज हो सकता है। एम मतलब मॉर्निंग की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके लिए मॉर्निंग में उठना चैलेंजिंग नहीं है, उनके लिए तो है जो देर रात तक जागते हैं और सुबह देरी से उठते हैं, अगर उनको जल्दी उठना उनके लिए तो चैलेंज है ही। बट जो एक्चुअल में जल्दी उठते हैं, जिनको जल्दी उठना पसंद भी है, उनके लिए भी चैलेंज होता है कभी कभार क्या अक्सर होता ही है, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट यू, आप सिर्फ इकलौते नहीं है, ये सबके साथ होता है। क्योंकि कई लोगों को लगता है मैं तो जल्दी उठता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे सुबह उठने में दिक्कत क्यों आती है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो कह रहा है एंड इट्स नॉट जस्ट यू, एक फिनोमिनन होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्लीप इनर्शिया। अच्छा वैसे ये स्लीप इनर्शिया को समझने से पहले आप इनर्शिया समझेंगे। देखो मैं सेंटेंस को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ, आपके सामने, ग्रामर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी चीज़ें भी बता रहा हूँ क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे टॉपिक भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ आ गया तो आपको एटलीस्ट नॉलेज तो हो, तो एक तीर से कई सारे निशाने हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, ये भी बेसिक साइंस है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही है, मान लो मोशन में रहना चाहता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और वो मोशन में ही रहना चाहता है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो रुक नहीं रहा है। तो वो किस वजह से नहीं रुक रहा है, इनर्शिया की वजह से नहीं रुक रहा है। अभी मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। मान लो कोई एक और ऑब्जेक्ट है, अब वो रेस्ट की पोजीशन में है, अब वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है, आप उसे हिला रहे हो वो फिर भी नहीं हिल रहा है, तो वो किस वजह से नहीं हिल रहा है, वो इनर्शिया की वजह से नहीं हिल रहा है। तो दोबारा समझेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो मूव कर रहा है और वो मूव ही करना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है, तो वो किस वजह से रुकना नहीं चाहता, इनर्शिया की वजह से। या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट की पोजीशन में है और वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है ना, आप उसे मूव कर रहे हो वो फिर भी मूव नहीं हो रहा, तो वो इनर्शिया की वजह से है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं तो क्लियरली समझ में आ जाएगा और रिलेट भी कर पाओगे। पहले मोशन वाला एग्जाम्पल समझते हैं, फिर रेस्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी मोशन में है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो आप भी मोशन में ही एक तरीके से, आप जा रहे हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में जा रहे हैं, आपने अचानक से ब्रेक मारी, तो कभी कभार ऐसा नहीं होता, वैसे कभी कभार क्यों ही होता है, हमेशा ही ऐसा होता है, अचानक से ब्रेक मारोगे तो आप आगे की तरफ जाओगे, आगे की तरफ झटका आता है, सीट बेल्ट जो है रोक लेती है आपको, होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो थी वो मोशन में थी, उसके अंदर आप बैठे थे, आप भी मोशन में थे। तो कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है, आपने जैसे ही ब्रेक मारी वो फिर भी मोशन में ही रहना चाहता है। गाड़ी कह रही है रुक जा, बॉडी कह रही है नहीं 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 मैं नहीं रुकूंगी, मैं भी आगे जाऊंगी, वो आगे जा रही है ना, क्योंकि वो मोशन में थी, वो मोशन में ही रहना चाह रही थी बॉडी, उसको चेंज पसंद नहीं आया।
तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था और मोशन में ही रहना चाह रहा था, उसने चेंज को रिसिस्ट किया, वो इनर्शिया की वजह से था। नहीं समझे? चलो रेस्ट का एग्जांपल देता हूं तो समझ में आ जाएगा। आप रेड लाइट पे कहीं खड़े हो, 1 मिनट हो गया, आप गाड़ी में बैठे हो, रेड लाइट हो रखी है, ग्रीन लाइट का आप इंतजार कर रहे हो, गाड़ी रुकी हुई है, आप गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट की पोजीशन पे हो, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ये हम तो इंग्लिश पढ़ने आए थे, ये साइंस की क्लास में कहाँ घुस गए। अरे समझ लो, काम आएंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रामर भी पढ़ा दूंगा। तो आप रुके हुए, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी भी रेस्ट में, आप भी रेस्ट में। ग्रीन लाइट होगी, आपने जैसे ही एक्सेलरेटर दबाया, मतलब पैर रखा उसके ऊपर, जैसे ही रेस दी तो आप पीछे की तरफ हो जाते हो। कभी आपने नोट किया होगा, गाड़ी आगे जा रही बट आप पीछे की तरफ हो जा रहे हो, क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में था, वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था। आप रेस्ट की पोजीशन में थे, आप रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे। जैसे ही गाड़ी आपको आगे खींच के लेके जा रही है, आप पीछे आ जा रहे हो क्योंकि आप रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे। समझे? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, जैसे ही कोई चेंज आया उसने चेंज को रेसिस्ट किया, वो इनर्शिया की वजह से किया। अब ये क्यों समझाया आपको इनर्शिया? क्योंकि स्लीप इनर्शिया समझना है। स्लीप इनर्शिया क्या होता है? आपने 7-8 घंटे की बढ़िया नींद ली, आप 7-8 घंटे रेस्ट की पोजीशन में थे। आप सुबह उठते हो बट आपकी नींद नहीं खुलती है शुरुआत के आधे 1 घंटे तक तो अच्छे से, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में था 7-8 घंटे से, तो वो रेस्ट की ही पोजीशन में रहना चाहता है शुरू के आधे 1 घंटा जब आप उठ जाते हो। वो इनर्शिया की वजह से है, उसे इसलिए उसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया तो समझ में आ गया था, स्लीप इनर्शिया मतलब स्लीप की वजह से जो इनर्शिया हो। अब समझ में आ गया? चलिए, तो एक फिनोमिनन होता है जिसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन फॉग हो जाता है, स्लगिशनेस, स्लगिशनेस मतलब आलस आती है, दैट अकर आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप। जब आप नींद से उठते हो ना, तो आपको लग रहा होता है यार अभी नींद खुली नहीं, या फिर आप अलर्ट नहीं होते हो, दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं, आलस सी आ रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर मन करता है कि दोबारा से सोने चला जाऊँ। वो इनर्शिया की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो एक्टिव नहीं होना चाहता, उसे चेंज पसंद नहीं है, वो चेंज को रेसिस्ट कर रहा है। बोलो हाँ। तो आगे बोल रहा है कि जो स्लीप इनर्शिया है वो ब्रेन फॉग होती है और स्लगिशनेस होती है, जो कि उठने के बाद आती है। अगर आप उठ भी जाओ ना, उठने का आप ट्राई भी कर लो, तब भी जो बची हुई जो स्लीपीनेस होता है, मतलब जो नींद होती है ना, कैन टेक अ टोल। टेक अ टोल का मतलब वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है, आपको हार्म पहुंचा सकती है, या कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। टेक अ टोल का ये मतलब है, जिससे कि इम्पैक्ट होता है आपका रेस्ट ऑफ द डे। अच्छा, स्लीप इनर्शिया से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्योंकि आप 7-8 घंटे रेस्ट की पोजीशन में थे, तो आप क्या कर सकते हो? आप ना लाइट एक्टिविटी कर सकते हो। सुबह उठ के लाइट एक्टिविटी करोगे तो शरीर थोड़ा बहुत खुलने लगेगा, या फिर आप ब्राइट लाइट से अपने आप को एक्सपोज भी कर सकते हो, जैसे सनलाइट से एक्सपोज कर सकते हो, तो अलर्टनेस आ जाती है। बॉडी में हार्मोन्स ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको अलर्ट करते हैं। आप पानी पी सकते हो, बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हो, उससे भी अलर्टनेस आती है। तो ये कुछ बेसिक टेक्टिक्स हैं जो मैं करता हूँ स्लीप इनर्शिया से बचने के लिए, आप भी कर सकते हैं। खैर अब आते हैं ग्रामर पे। टेक अ टोल का मतलब बता दिया, टू हैव अ सीरियस बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग। इवन इफ यहां पे आपका एक कंजंक्शन है, फ्रेज है यहां पे, यू, इवन इफ यू आर अ डाई हार्ड मॉर्निंग पर्सन, तो यू आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये आपकी प्लूरल वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। अ डाई हार्ड मॉर्निंग पर्सन, तो ये ए आर्टिकल मॉर्निंग पर्सन के लिए आया हुआ है, कंपाउंड नाउन है, क्योंकि मॉर्निंग पर्सन एक टर्म होता है, इसलिए इसको मैं कंपाउंड नाउन बोल रहा हूँ। दो नाउन मिलकर एक ही शब्द का काम कर रहे हैं। डाई हार्ड उसे मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। क्लियर है जी? आगे कॉमा लगा हुआ है तो मतलब यहां पे ये क्लोज खत्म हो गया, सब्जेक्ट का वर्ब मिल गया, अब नया क्लोज शुरू हो गया। तो वेकिंग योर सेल्फ अप इन द एम कैन बी अ चैलेंज। वेकिंग वहां पे सब्जेक्ट बन के आया हुआ है, जेरेंड है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पढ़ा होगा आपने, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है। यहां पे ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट बन के आई हुई है, जो कि नाउन का काम कर रही है, जिसे हम लोग जेरेंड कहते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब भी कहीं ना कहीं होगी, तो आप ध्यान से देखिए, इसकी वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब मिल गया। वेकिंग कैन बी अ चैलेंज, वैसे वेकिंग अप पूरा है ये टर्म, यहाँ पे वेक के साथ अप आता है, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे वेक का मतलब वैसे ही अलर्ट होना या उठना होता है, तो उसके साथ अप क्यों लगाते हैं? ये डाउट आ रहा है आपके दिमाग में? बेसिकली थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए हम अप लगाते हैं, कि आप उठ तो गए हैं, उसको थोड़ा सा और उसके ऊपर जोर दे रहे, वेक अप।
कि अब आप और खड़े हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, प्रोडक्टिव बन जाओ, तो वो जोर देने के लिए अप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो है सुपरफ्लूअस इसके साथ आता है। तो ये जेरेंड है वेकअप, ध्यान रखिएगा, वेकअप जेरेंड है। किसको उठाना है? खुद को उठाना है, योर सेल्फ। तो ये जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए बेटा, ये रही सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। कैन बी व्हाट? कैन बी अ चैलेंज, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। एंड इट्स नॉट जस्ट यू, अब इट्स लिखा हुआ है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक इट्स ये वाला होता है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक इट्स अपोस्ट्रोफी एस वाला होता है। इसके 3 मीनिंग मैंने बताए थे, इट इज भी होता है, इट वॉज भी होता है, और इट हैज़ भी होता है। 3 मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात चल रही है तो इट इज है। अच्छा, आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना, इट इज मी नहीं होता है, इट इज आई होता है। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, पढ़ाया हुआ है मैंने, ये वही वाला है। इट इज नॉट जस्ट यू, यहाँ पे जो यू लिखा हुआ है ये बी की फॉर्म है ना, ये इज बी की फॉर्म होती है, उसके बाद ये सब्जेक्टिव केस है यू। वैसे यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या मी होता तो आई होना चाहिए था, ठीक है। देयर इज अ फिनोमिनन कॉल्ड स्लीप इनर्शिया। देयर के बाद जो वर्ब आती है उसके बाद वाले शब्द पे डिपेंड होती है। देयर इज अ बॉय, देयर आर 2 बॉयज। तो इज यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि आगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिनोमिनन ए आर्टिकल है ना, सिंगुलर है। फिनोमिना प्लूरल होता है, फिनोमिनन्स कुछ नहीं होता, फिनोमिना होता है। देयर वैसे एडवर्ब होता है, ठीक है। इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट आगे लिखा होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। देयर इज अ फिनोमिनन कॉल्ड, अब कॉल्ड यहाँ वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट की वर्ब तो ये है, तो कॉल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि किसको बोला जा रहा है? फिनोमिनन को। वो क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में जो बताए एडजेक्टिव है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पे, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? स्लीप इनर्शिया। दैट रेफर्स टू दी ब्रेन फॉग। अब दैट किसके लिए आया हुआ है? स्लीप इनर्शिया के लिए आया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। स्लीप इनर्शिया ही होती है ब्रेन फॉग, है ना। दैट रेफर्स टू, किसको रेफर कर रहा है? ये स्लीप इनर्शिया को रेफर कर रहा है। ये सब्जेक्ट है स्लीप इनर्शिया, और ये उसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल होगी, आपने पढ़ा होगा। रेफर्स के साथ टू फिक्स्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेफर्स टू व्हाट? ब्रेन फॉग और स्लगिशनेस। फिर से दैट आ गया। अब दैट के आगे एक और वर्ब आई हुई है, तो दैट यहाँ पे फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, तो किसी को तो रिलेट कर रहा होगा, ब्रेन फॉग और स्लगिशनेस को रिलेट कर रहा है कि ये होती है, क्या होती है? ब्रेन फॉग और स्लगिशनेस होती है। ब्रेन फॉग मतलब दिमाग कंफ्यूज सा हो जाता है, स्लगिशनेस मतलब आलस। तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन अब सिर्फ स्लगिशनेस के लिए नहीं, ब्रेन फॉग के लिए भी, दोनों के लिए आया हुआ है। तो एक ये है, एक ये है, एंड से जुड़े पड़े हैं, तो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल वर्ब आई हुई है। अब या अकर्स होता तो गलत हो जाता। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपो के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं। नाउन या प्रोनाउन ना हो तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है जेरेंड बन के, तो यहाँ पे वर्ब आईएनजी फॉर्म में। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, उसके बाद फिर से ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। स्लीप वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, यहाँ पे नाउन है। क्लियर? इवन वेन यू डू मैनेज टू गेट अप, फिर इवन वेन से नया क्लोज शुरू हो गया। यू आपका सब्जेक्ट है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि डू डज का यूज हम तो या तो नेगेटिव में करते हैं या इंटेरोगेटिव में करते हैं, आपको याद होगा। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कैसे हो गया? इसके अंदर ऐसे हो गया क्योंकि डू का यूज जब हम करते हैं ना अफर्मेटिव में, तो वो एम्फेसाइज करता है। जैसे मैंने कहा आई वर्क हार्ड, फिर मैंने कहा आई डू वर्क हार्ड, तो यहां मैं जोर डाल रहा हूं, हाँ मैं करता हूं मेहनत। तो यहां पे भी ऐसा बोला जा रहा है, इवन वेन यू डू मैनेज टू गेट अप, अगर आप उठ भी जाओ ना, तो यू सब्जेक्ट है, मैनेज क्या है? उसकी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट की प्लूरल वर्ब है। डू यहां पे एम्फेसाइज कर रहा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी। तो इवन व्हेन यू डू मैनेज टू गेट अप, कोमा आ गया तो क्लोज खत्म हो गया, अब नया क्लोज शुरू हो गया। दैट लेफ्ट ओवर स्लीपीनेस, लेफ्ट ओवर स्लीपीनेस में ये स्लीपीनेस आपका नाउन है, लेफ्ट ओवर उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, और ये सब्जेक्ट है तो उसको वर्ब चाहिए होगी। तो स्लीपीनेस कैन टेक अ टोल, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही उसकी वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है तो टेक ठीक लिखा हुआ है। टेक अ टोल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब आप बताएंगे इंपैक्टिंग यहां पे क्या है, सभी बच्चे बताएंगे इंपैक्टिंग क्या है यहां पे। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी
क्या समझाई थी? अभी पिछली स्लाइड के ऊपर ही समझाई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कि अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, अच्छा पहले ये बताओ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म क्या क्या काम करती है? इस चीज को समझो, ये आगे आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म 3 काम करती है, ठीक है? 3 नहीं 4 काम करती है, एक नाउन का, एक वर्ब का, एक एडजेक्टिव का, और एडवर्ब का भी। एडवर्ब का रेयर केसेस में करती है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जनरली नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। अगर ये तीनों का काम कर रही है तो इसे बोलेंगे पार्टिसिपल, और अगर नाउन का काम कर रही है तो उसे बोलेंगे जेरेंड। देखो फिर से वही वाली बात, इससे पहले वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म से पहले इज एम आर तो है नहीं, क्योंकि ये वर्ब तभी होगी जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, तभी इसे मेन वर्ब बनाएंगे, तो ये वर्ब नहीं है, पहला पॉइंट। ये एडवर्ब भी नहीं है, किसी वर्ब के लिए नहीं आई हुई है यहाँ पे। ये आप देख लो कौन सी वर्ब को डिफाइन कर रही है, आप चेक कर लिया करो कि इंपैक्ट किसके लिए आया हुआ है। अब बताओ मुझे, इंपैक्टिंग द रेस्ट ऑफ योर डे, क्या इंपैक्ट कर रहा है? चलो पढ़ो पहले एक बार। इवन इफ यू आर अ डाई हार्ड मॉर्निंग पर्सन, waking yourself up in the AM can be a challenge. It's not just you, there is a phenomenon called sleep inertia that refers to the brain fog and sluggishness that occur after waking up from sleep. Even when you do manage to get up, that leftover sleepiness can take a toll, impacting the rest of your day. क्या इम्पैक्ट कर सकता है रेस्ट ऑफ योर डे को? तो आप ध्यान से देखेंगे, कहोगे लेफ्ट ओवर स्लीपीनेस जो है, जो बची हुई नींद है, वो इम्पैक्ट कर सकती है। तो स्लीपीनेस क्या है? नाउन। नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ये V1 ING यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये नाउन का नहीं कर रही है। ये V1 ING नाउन यहाँ पे थी क्योंकि वो सब्जेक्ट की पोजीशन थी, सब्जेक्ट को यहाँ पे ये वर्ब मिल गई, समझे? तो ना ये सब्जेक्ट है ना ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहाँ है? अगर ऑब्जेक्ट है तो किस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जेरेंट नहीं है यहाँ पे। ये एडवर्ब ये है नहीं, वर्ब ये है नहीं, बचा क्या? एडजेक्टिव। वो डिफाइन कर दिया कैसे, क्या इंपैक्ट कर सकती है रेस्ट ऑफ योर डे को? स्लीपीनेस। तो ये नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई कर दे वो एडजेक्टिव है। बेसिक सी बात थी, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो अगला देखते हैं। द रिसर्च पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस सजेस्ट व्हेन एक्टर्स टेक ऑन अ न्यू कैरेक्टर they may be able to suppress their everyday selves, implying that theater training may have a big impact on the fundamental mechanisms of the human brain. तो एक रिसर्च हुई है जो कि पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में। तो वो रिसर्च सजेस्ट करती है, क्या सजेस्ट करती है कि एक्टर्स जब टेक ऑन करते हैं किसी न्यू कैरेक्टर को, टेक ऑन का मतलब अडॉप्ट करते हैं किसी नए कैरेक्टर को या न्यू कैरेक्टर को किसी वेब सीरीज में या मूवीज में प्ले करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? दे मे बी एबल टू सप्रेस देयर एवरीडे सेल्फ्स। एवरीडे सेल्फ्स का यहाँ पे ये मतलब है उनकी खुद की आइडेंटिटी, जो जैसे उनकी खुद की पर्सनैलिटी है, जैसे वो ओरिजिनल है, जो उनकी ऑथेंटिसिटी है, तो उसे वो सप्रेस कर पाते हैं। अब आप कर सकते हैं, जैसे मैं तरुण हूँ आपके लिए, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है? अब मैं इन जनरल भी तरुण ही हूँ, मेरे घर वालों को भी पता है कि मैं टीचर हूँ, मुझे भी पता है कि मैं टीचर हूँ, तो ये मेरी आइडेंटिटी है। कोई एक्स पर्सन है, उसका नाम राहुल है, तो वो उसकी आइडेंटिटी है। बट एक्टर्स जो हैं वो दूसरे कैरेक्टर्स भी प्ले करते हैं। तो मतलब मान लो कोई एक्टर है, उसका नाम जैसे राहुल है, तो अब जब वो कोई नया कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो तब वो राहुल नहीं है, उस टाइम पे वो इंसान, वो कैरेक्टर है जो वो प्ले कर रहा है, कि कोई डॉक्टर बना हुआ है, इंजीनियर बना हुआ है, कोई क्रिमिनल बना हुआ है, तो उस टाइम पे उस इंसान को वो प्ले कर रहा है। तो वो खुद की आइडेंटिटी को, खुद की एवरीडे सेल्फ को सप्रेस कर पा रहा है। ये हर किसी में टैलेंट नहीं होता, ये स्किल होती है जो कि एक्टर्स ही कर पाते हैं। उसी के बारे में बात की है कि खुद को खोखला करना पड़ता है किसी दूसरे कैरेक्टर में घुलने मिलने के लिए। मतलब मुझे तो बहुत मुश्किल काम लगता है ये, सच बताऊं तो। एक्टिंग एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत मेहनत के बाद आती है। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैंने तो खुद देखा है भाई वहाँ पे, क्योंकि एक्टिंग का बहुत क्रेज़ है। मैं रामजस कॉलेज से पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ तो मनोज बाजपेयी आपको पता होगा, वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। अमिताभ बच्चन की मैं बात करूँ, वो किरोड़ीमल कॉलेज से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। शाहरुख खान है, वो हंसराज कॉलेज से हैं, हिंदू कॉलेज से। इम्तियाज़ अली हैं, बहुत फेमस डायरेक्टर हैं। शक्ति कपूर भी किरोड़ीमल कॉलेज से हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही एक्टिंग का, थिएटर का काफ़ी क्रेज़ है। वैसे NSD भी आपने सुना होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से भी काफ़ी बेहतरीन एक्टर्स निकलते हैं। तो मुझे तो बड़ा मुश्किल टास्क लगता है। इवन मुझे याद आ रहा है, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने ये बात कही थी कि उनको एक करेक्टर से बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लग गया था। उन्होंने एक मूवी प्ले की थी रमन राघव करके,
तो उस मूवी के अंदर उनका कैरेक्टर काफ़ी साइकोलॉजिकल डिसओरिएंटेड था, तो उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में उनको बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि वो खो गए थे उस कैरेक्टर को प्ले करते करते। वो छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान रखना पड़ता है, वो माइन्यूट डिटेलिंग के साथ रोल प्ले होता है। जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो तो ऐसा कर पाते हैं, उनमें तो ये स्किल होती है, तो वो सप्रेस कर पाते हैं खुद की सेल्स को। इससे क्या समझ में आ रहा है, इम्प्लाई मतलब क्या इस चीज़ से समझ में आ रहा है हमें कि जो थिएटर ट्रेनिंग होती है ना, उसका बिग इम्पैक्ट होता है फंडामेंटल मैकेनिज्म्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के फंडामेंटल मैकेनिज्म मतलब जो बेसिक आपकी आइडेंटिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मीनिंग तो समझ में आ गया। अब ग्रामर देखते हैं। तो रिसर्च हमारा यहाँ पे बेटा मेन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसको सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी। अब आप ये मत सोचिएगा कॉमा लगा हुआ आगे वर्ब लिखी हुई है, नहीं, इसकी ये वर्ब नहीं है, क्योंकि जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये जो सजेस्ट लिखा हुआ है ना एस या ई एस वाली, ये इसकी वर्ब है, रिसर्च सजेस्ट करती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर वर्ब ये रही आपकी यहाँ पे, एस या ई एस लगा पड़ा है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, एस या ई एस वाली सिंगुलर। तो फिर पब्लिश्ड क्या है, वही सेम बात, पब्लिश्ड किसको बोल रहा है, रिसर्च को। रिसर्च क्या है, नाउन है, कैसे पता लगा, दा से। तो नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यस और नो। तो पब्लिश हुई है कहाँ पे, इन जर्नल ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। इन प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपो है, फिर से न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई है। फिर वेन जो है वो कंजंक्शन है यहाँ पे, उसके बाद नया क्लोज शुरू होगा। एक्टर्स जो है वो आपका अगले क्लोज का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए होगी। टेक फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब है। तो एक्टर्स टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब यहाँ अडॉप्ट है, क्या टेक ऑन करते हैं, एक नया कैरेक्टर। फिर कॉमा लगा हुआ, नया क्लोज शुरू हो जाएगा जिसका सब्जेक्ट है ये। अब प्लूरल सिंगुलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे मॉडल वर्ब है, तो सिंगुलर और प्लूरल मॉडल तो मॉडल रहती है। मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है, बी वॉज बीन, तो ये बेस फॉर्म है। दे मे बी एबल टू, एबल के बाद टू आता है, टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, सप्रेस, ठीक लिखा हुआ है। ये देयर प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है, प्लूरल है तो ये दे के लिए आया हुआ है। दे मे बी एबल टू सप्रेस देयर, एक्टर्स के लिए दे आया और दे के लिए ही देयर आया है, वो यहाँ हिज लिख देता तो गलत हो जाता। एवरीडे सेल्फ्स, सेल्फ सिंगुलर होता है, सेल्फ्स प्लूरल होता है, यहाँ पे सेल्फ्स का मतलब आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो सेल्फ्स आपका नाउन है और उसको मॉडिफाई करने वाला एवरीडे क्या है, एडजेक्टिव है। अब इम्प्लाइंग क्या है, फिर से वही सेम चीज। देखो इम्प्लाई किसको बोला जा रहा है, इम्प्लाई का जैसे मैंने कहा कि व्हाट डज दैट थिंग इम्प्लाई, इस बात से आपको क्या समझ में आता है, इम्प्लाई का मतलब कुछ समझ में आना, कुछ इनडायरेक्ट तरीके से आपको उस चीज की समझ डेवलप होना। तो रिसर्च जो पब्लिश हुई है वो सजेस्ट करती है कि एक्टर्स जब नए कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हैं तो वो एवरीडे सेल्स को सप्रेस कर देते हैं, दबा पाते हैं वो। तो इस रिसर्च से हमें ये समझ में आता है। तो रिसर्च ये फिर इम्प्लाई करती है, समझ में आया कि नहीं। तो यही नाउन के बारे में जो बता रहा है अब V1 ING यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या इम्प्लाई कर पाते हैं, दैट थिएटर ट्रेनिंग जो है मे हैव अ बिग इम्पैक्ट। थिएटर ट्रेनिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट है, फिर मे हैव, मे मॉडल वर्ब है और हैव मॉडल वर्ब के आने वाली बाद आने वाली बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सब्जेक्ट है थिएटर ट्रेनिंग और मे हैव उसकी वर्ब है। मे हैव व्हाट, अ बिग इम्पैक्ट। तो ए आर्टिकल इम्पैक्ट के लिए नाउन है, बिग उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, इम्पैक्ट के बाद ओन आता है, इम्पैक्ट ऑन समथिंग होता है, तो ठीक लिखा हुआ है। किसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, फंडामेंटल मैकेनिज्म्स के ऊपर, किसके, ह्यूमन ब्रेन के। बस इसके अंदर और कुछ सीखने वाला है ही नहीं। बाकी जानना है तो द मैकेनिज्म्स के लिए आया हुआ है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, वो तो बेसिक सी बात है। हम मेजर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, जिनकी रेलिवेंसी चाहता है, ठीक है। चलिए जी अगला पढ़ेंगे। New archaeological evidence shows that ancient humans ate each other surprisingly often, sometimes for compassionate reasons. The finds give us an opportunity to reassess our views on the practice. कैनिबलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे। दो शब्द और सीख लेंगे पहले, आर्कियोलॉजी और फाइंड्स। आर्कियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, ये नाउन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर फिजिकल रिमेन्स। तो ह्यूमन हिस्ट्री को आप स्टडी कर रहे हो, कैसे स्टडी कर रहे हो, जो कुछ साइट्स होती हैं उसको एक्सकवेट करके, खुदाई करते हो ना, जैसे मोहनजोदाड़ो और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये कैसे पता लगा, एक्सकवेशन करके पता लगा, इनकी खुदाई करके पता चला। तो वो आर्कियोलॉजी है, वो जो स्टडी हो रही है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट वो काम कर रहे हैं। या फिर आर्टिफैक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, आर्टिफैक्ट्स मतलब खुदाई करते वक्त, एक्सकवेट करते वक्त जो चीज़ें आपको मिली हैं। या फिर फिजिकल रिमेन्स, हड्डियों से आप समझ गए ना,
रिमेन्स मतलब अवशेष जिसे हम लोग कहते हैं, तो उससे स्टडी करके उनका एनालिसिस करके आप पता लगा रहे हो पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो वो साइंस जो है वो आर्कियोलॉजी है। क्लियर? फाइंड्स क्या होता है? अच्छा वैसे फाइंड्स आपको लगेगा ये वर्ब है, फाइंड आपकी प्लूरल वर्ब होगी, फाइंड्स SEIS वाली सिंगुलर वर्ब होगी, है ना? बट फाइंड्स एक नाउन भी होता है, फाइंड्स टर्म ही। अ डिस्कवरी ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, टिपिकली समथिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट। आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अगर आपने चीज़ ढूंढ लिया तो उसे फाइंड्स बोलेंगे, या फाइंडिंग्स भी कह सकते हैं। फाइंडिंग और फाइंड्स यहाँ पे सेम ही है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है? अच्छा पहले मीनिंग देखेंगे। तो एक नया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है ये शो कर रहा है कि एंशियंट ह्यूमन, मतलब जो पहले के ह्यूमंस थे अपने ये प्रिमिटिव टाइम के, वो एक दूसरे को खाया करते थे, एक दूसरे को। इस प्रैक्टिस को कैनिबलिज्म कहते हैं। अगर एक इंसान ह्यूमन किसी ह्यूमन को खा रहा है, वैसे तो जानवर को मार के खाते थे लोग, अभी भी खाते हैं, बट इंसान को ही खा रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस को कैनिबलिज्म कहते हैं। तो कह रहा है पहले के टाइम पे अक्सर ऐसा होता था, एक दूसरे को खाते थे, समटाइम्स फॉर कंपैशनेट रीजन। अब ये क्या है? कंपैशनेट रीजंस की वजह से खाते थे। कंपैशनेट का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति आप दया दिखा रहे हैं, सिंपैथाइज कर रहे हैं, है ना? आप उसकी सफरिंग्स को समझ रहे हैं। कंपैशनेट यहाँ वो मीनिंग ये होता है कंपैशनेट का। बट यहाँ पे कंपैशनेट का मतलब है कि वो ऑनर करते थे सामने वाले ह्यूमन बीइंग को, उसको खा के, उसकी बॉडी को खा के, उसके फ्लैश को खा के, ये कमेमोरेट करते थे, उसे याद करते थे। तो मैं समझा देता हूँ कंपैशनेट रीजन यहाँ पे वो क्या रेफरेंस देना चाह रहा है। पहले के टाइम पे कुछ लोग स्पिरिचुअल कॉन्टिन्यूटी बनी रहे इसलिए एक दूसरे को खा जाया करते थे, कि जैसे कोई इंसान मर गया है, उसकी बॉडी को खा गए, ठीक है? किस वजह से? स्पिरिचुअल कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि हम मानते हैं बॉडी है, बॉडी के अंदर स्पिरिट है। काफ़ी सारे कल्चर और रिलीजन में ये बिलीफ आपको पता है, लोग मानते हैं इसको। तो मरने के बाद भी उनकी कम्युनिटी के अंदर उसकी स्पिरिट बनी रहे, इसलिए उसे कंज्यूम कर देते उसकी बॉडी को। एक तो ये रीज़न होता था। और क्या रीज़न हो सकते थे कंपैशनेट रीज़न? कुछ लोग ना कि क्वालिटी ट्रांसफ़र हो जाए इसलिए भी खाया करते थे। क्वालिटी ट्रांसफ़र मतलब कि कोई रिवियर्ड लीडर है, रिवियर्ड मतलब रिस्पेक्टफुल कोई पर्सन है, कोई राजा है, उसकी बॉडी को कंज्यूम कर जाते थे, क्योंकि उनको लगता था इस लीडर के अंदर काफ़ी सारी क्वालिटी है, ये क्वालिटी ट्रांसफ़र हो जाए, उसका स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाए, उसका करेज, विजडम उसकी आपके अंदर आ जाए। तो इस पर्पज़ से भी हम लोग मतलब इंसान खाया करते थे, ठीक है? तो सुन के ही थोड़ा सा अजीब हो रहा है ना। तो पहले के टाइम पे कंपैशनेट रीजन के लिए तो एक दूसरे को खा जाया करते थे। ये जो फाइंडिंग है या फाइंड्स जो है, इससे हमें अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम रीअसेस करें, दोबारा से समझें उन व्यूज़ को जो कि इस प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो मतलब वो कह रहा है खाना शुरू कर देना चाहिए है। नहीं कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं खाना है आपने किसी चीज़ को भी, न किसी इंसान को। आओ ग्रामर समझते हैं पहले। न्यू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शोज दैट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है? सिंगुलर नाउन कह लीजिए। तो न्यू और आर्कियोलॉजिकल। अच्छा एक नाउन के बारे में दो एडजेक्टिव भी बता सकते हैं, तो ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो नाउन को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो फिर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब आपकी SEIS वाली आ रखी है। क्या शो करते हैं कि जो एंशियंट ह्यूमंस है, जिसमें ह्यूमंस मेन सब्जेक्ट है, एंशियंट उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो क्या करते थे वो? एट करते थे, ईट, एट, ईटन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट को यहाँ वर्ब मिल गया, इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, इस सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, क्योंकि दैट के बाद नया क्लॉज शुरू हो गया। अब आपने प्रोनाउन की क्लास में पढ़ा होगा, ईच अदर दो के लिए आता है, वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए आता है, पढ़ा होगा। बट ईच अदर दो से ज़्यादा के लिए भी मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करते हैं, तो ये एरर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एंशियंट ह्यूमंस एट ईच अदर, तो दो से ज़्यादा ही हैं ह्यूमंस ऑफ कोर्स, एक दूसरे को खा जाया करते थे सरप्राइजिंगली ऑफन। तो एट ईच अदर सरप्राइजिंगली ऑफन। अब ऑफन जो है वो एक एडवर्ब होता है, ये इस वाली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। खाते थे, अक्सर खाते थे, समझे? ह्यूमंस खाते थे एक दूसरे को, कब खाते थे? अक्सर खाया करते थे। तो ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। अब किसी एडवर्ब को भी कोई मॉडिफाई कर दे वो भी एडवर्ब होता है। सरप्राइजिंगली ऑफन, सरप्राइजिंगली ऑफन खाया करते थे, ठीक है? समटाइम्स फॉर कंपैशनेट रीजन, फॉर प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, और ये उसको मॉडिफाई करने वाला कंपैशनेट एडजेक्टिव है। कंपैशन नाउन होता है, कंपैशनेट एडजेक्टिव है। द फाइंड्स, फाइंड्स मैंने कहा नाउन भी होता है, तो फाइंडिंग का ही काम कर रहा है। द आर्टिकल आया हुआ है तो ये नाउन है। फाइंड्स प्लूरल है, तो देखो आगे वर्ब जो आई हुई है वो प्लूरल वर्ब आई हुई है। प्लूरल सब्जेक्ट की प्लूरल वर्ब होगी, बोलो हाँ, गिव।
अस एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में ओ वाली साउंड है, तो आपको पता है ना ए और एन हम डिफाइन करते हैं वर्ड की साउंड की बेसिस पे। ओ मतलब वोवेल साउंड है, वोवेल के लिए एन आता है, ठीक लिखा हुआ है, या ए होता तो गलत हो जाता। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है रीअसेस, अच्छा रीअसेसिस कर देता, इसके आगे एक और ईएस लगा देता तो गलत हो जाता, वो सिंगुलर फॉर्म बन जाती। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है। रीअसेस मतलब रीचेक। अस लिखा हुआ है तो आगे आवर ठीक लिखा हुआ है। आर व्यूज ऑन द प्रैक्टिस, अच्छा ये प्रैक्टिस भी ठीक है, द आर्टिकल है तो आगे नाउन चाहिए होगा, क्योंकि ये वाला जो प्रैक्टिस होता है एस ई वाला वो आपका वर्ब होता है। आप देख रहे हैं एक एक चीज रिवाइज हो रही है, मतलब आप ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट सोच रहे हो वो आपको यहां पे दिख रहा है। तो मैं मतलब लिटरली बता रहा हूं, अगर आप ढंग से इस क्लास को पढ़ रहे हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन सारे पॉइंट्स को टच करूं जिन जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए इसको देखिए। इट मे सोन बी पॉसिबल टू रिक्रिएट द पर्सोना ऑफ समवन हु हैज डाइड बाय ट्रेनिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस on his emails and text, but is it a good idea? Resurrecting deceased loved ones using artificial intelligence could harm mental health, create dependence on the technology, and even spur a new religion, researchers have warned. बहुत जल्दी ये पॉसिबल होगा कि आप रिक्रिएट कर पाएंगे पर्सोना। पर्सोना मतलब पर्सनैलिटी। किसकी पर्सनैलिटी? उस इंसान की जो कि मर चुका है। कैसे? ट्रेन करके। किसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। किस चीज़ का यूज़ करके? उसकी ईमेल्स और टेक्स्ट का यूज़ करके। ईमेल्स और टेक्स्ट का यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाएगा और पर्सोना क्रिएट किया जाएगा उस इंसान का जो मर चुका है। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है और ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मरे हुए इंसान की पर्सनैलिटी कैसे क्रिएट की जाएगी उसकी ईमेल और टेक्स्ट का यूज़ करके। देखो, ईमेल और टेक्स्ट से उसकी राइटिंग स्टाइल को कैप्चर किया जाएगा, उसकी टोन को समझा जाएगा और उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जाएगा कि वो इंसान कैसे बात करता था, उसकी टोन कैसी हुआ करती थी। तो उसकी पर्सनैलिटी को रिक्रिएट कर लिया जाएगा मरने के बाद भी। बट सवाल यहाँ पे एथिकल सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट अ गुड आइडिया? क्या ये करना सही है कि नहीं है? रिसरेक्टिंग डिसीज लव वंस, रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनः जीवित करना, डिसीज का यहाँ पे मतलब है मरा हुआ इंसान। अच्छा, डिसीज DISEASE, जो डिसीज बीमारी होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन और डी वाला डिसीज दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है। ये कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स हैं, जैसे एमिनेंट इमिनेंट है, एल्यूजन इल्यूजन है, कॉन्शियस कॉन्शियंशियस है, पढ़े आपने, लग्जूरियंट लग्जूरियस है। ये मैंने वोकैबुलरी की कोर्स के अंदर जितने भी ये वर्ड्स हैं मैंने काफ़ी अच्छे से इनको डिफाइन किए एक एक शब्द को। तो आप पढ़ना चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वोकैब पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया ही था। ठीक है, तो रिसरेक्ट करना है अगर डिसीज लव वंस को यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये हार्म कर सकता है मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, आप किसी को पुनः जीवित कर रहे हैं, उस इंसान को जिससे आप प्यार करते थे और जो मर चुका है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप उसे पुनः जीवित कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस आएगी, डेफिनेटली आएगी। कैसे? अब यार कोई इंसान जा चुका है, आप समझिए इस चीज़ को, अब आप उससे बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवोक होने लगते हैं। आप जो दर्द है ना, जो पेन है वो कम नहीं हो पाएगा। शुरू में आपको कंफर्ट मिलेगा, बट एक्चुअल में आप जो लॉस आपका हुआ है ना, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, आप वहीं पे फंसे रहेंगे उसी सिचुएशन के अंदर ही। तो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगी, क्योंकि वो रियल नहीं है, वो अनरियल है, वो AI का यूज़ करके क्रिएट की गई पर्सनैलिटी है। टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। आप कंपेनियनशिप और कनेक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी से डिमांड कर रहे हैं। जिंदा लोगों से आप कनेक्शन बना ही नहीं पाएंगे, आप टेक्नोलॉजी से ही वो कंफर्ट डिमांड करेंगे। तो टेक पे डिपेंडेंस आ रही है। एंड इवन स्पर अ न्यू रिलीजन, स्पर का मतलब होता है बूस्ट होना, एक न्यू रिलीजन भी बन सकता है। डिजिटल इमोर्टैलिटी, डिजिटल चीज़ों की वजह से इंसान इमोर्टल हो गया, मतलब अमर हो गया है। अब देखो, डेथ को लेके जो बिलीफ है या आफ्टर लाइफ को लेके बिलीफ है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग बिलीफ्स हैं, यस और नो? ये रिलीजियस बिलीफ ही तो है ना आफ्टर लाइफ वाला। तो टेक्नोलॉजी भी एक बिलीफ ही तो क्रिएट कर रही है। तो कुछ लोग अब क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को आधार रखकर एक नया रिलीजन बना लेंगे, तो एक नया रिलीजन भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, रिसर्चर्स ने हमें वार्न किया है। खैर, ग्रामर पे आते हैं। इट मे सून बी पॉसिबल, इट सब्जेक्ट है, मे बी उसकी वर्ब है, मे मॉडल वर्ब है, बी उसकी मेन वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, सून वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रिक्रिएट, ठीक लिखा हुआ है। रिक्रिएट व्हाट? दी पर्सोना, किसका?
ऑफ समवन हु हैज डाइड। हु क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यस और नो? किसको रिलेट कर रहा है? समवन को, समवन हु हैज डाइड। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। ये सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ठीक है। कैसे ट्रेन करना है? बाय डूइंग समथिंग, तो बाय प्रेपोजिशन है और प्रेपो के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है जिसे नाउन या जेरेंड कह सकते हैं। किसको ट्रेन करना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। एन आया तो इंटेलिजेंस के लिए है, बट आर्टिफिशियल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। अब आर्टिकल आता नाउन के लिए है, बट ए आएगा एन आएगा, वो डिपेंड करता है उसके साथ वाले शब्द की साउंड पर। आर्टिफिशियल में आ वाली साउंड है, वोवल, वोवल के लिए एन आता है, मतलब ठीक लिखा हुआ है। ऑन हिज किसके लिए आया हुआ है? समवन के लिए आया। आपको पता है समवन हो गया, एनीवन हो गया, नो वन हो गया, है ना, एवरीबडी, समबडी, ये की बात है। इनके लिए हम ही वाले प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ही एकदम ठीक लिखा हुआ है। बट इज इट अ गुड आइडिया? सवाल पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेशन होना चाहिए, पहले वर्ब है बाद में सब्जेक्ट है। इट सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर वर्ब आई हुई है। अब यहाँ पे मजेदार चीज है, रिसरेक्टिंग डिसीज लव वंस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड हार्म मेंटल हेल्थ। देखो वो पहले एक सेंटेंस था ना, वेकिंग अप कैन बी अ चैलेंज, वो वेकिंग योरसेल्फ अप, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक्चुअल में यहाँ पे जो रिसरेक्टिंग आया हुआ है ना सेंटेंस के शुरू में, ये सब्जेक्ट बन के आया हुआ है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं तो मतलब रिसरेक्टिंग यहाँ पे जेरेंड है, पहला पॉइंट। अब सब्जेक्ट है तो उसे वर्ब चाहिए होगी। अब वर्ब कहाँ है? क्या ये वर्ब है डिसीज्ड? क्या यूजिंग वर्ब है? नहीं, उसकी जो वर्ब है कुड हार्म। आप सेंटेंस को पूरा पढ़ा करो, पूरा पढ़ते वक्त आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या वर्ब है क्या नहीं, क्योंकि रिसरेक्ट करना हार्म कर सकता है मेंटल हेल्थ को, पुनः जीवित करना हार्म कर सकता है। किसको पुनः जीवित करना, ये सब एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं कि मरे, जिससे आप प्यार करते हैं जो मर चुका है उसको पुनः जीवित करना, क्या यूज करके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके। ये सब एक्स्ट्रा बातें यहां से लेकर यहां तक। रिसरेक्ट करना हार्म कर सकता है आपकी मेंटल हेल्थ को, आप समझते हैं? कॉमन सेंस भी यूज करना है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको। तो सब्जेक्ट को बेटा वर्ब मिल गई, बोलो हाँ। ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है, सही लिखा हुआ है। अब डिसीज लव वंस, तो वन वंस प्लूरल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वन वंस, वन प्रोनाउन होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन इसको हम लोग बोलते हैं, प्लूरल बना हुआ है। क्लियर है जी? मॉडिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव आए हुए हैं। डिसीज लव वंस और डिसीज लव वंस। लव वंस जिससे आप प्यार करते हैं, डिसीज जो मर चुका है उससे आप प्यार करते हैं, समझ गए? मर चुका है, डिसीज्ड वंस और लव वंस, ये दोनों टर्म नाउन प्रोनाउन को ही बता रहे हैं, तो प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करें वो एडजेक्टिव होता है। क्लियर? अच्छा, यूजिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म है। क्या है यहाँ पे? वर्ब तो है नहीं क्योंकि उससे पहले इजएमआर नहीं है। क्या है? रिसरेक्ट करना डिसीज लव वंस को यूज करके। अब आप यहां पे एक चीज समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो काफी सारे काम करती है ना? मैं एक बार अच्छे से आपको ये चार्ट समझाता हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग जो शब्द है वो डिफरेंट सेंस दे रहा है। चलिए, V1 आईएनजी के कितने मीनिंग थे भाई? एक नाउन वाला मीनिंग था, एक वर्ब वाला था, एक एडजेक्टिव वाला था और एक एडवर्ब वाला था। क्लियर? अब वहां पे यूजिंग क्या है, तो मैं आपको एक सेंटेंस अलग से लिख के बताता हूं, आप बताइएगा उसमें कुछ चीज समझिएगा। मैंने कहा कि शी स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली। टॉकिंग क्या है यहां पे? शी स्टार्टेड व्हाट? टॉकिंग। वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है तो मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। क्लियर है? मतलब जेरेंड है ना, आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का काम कर रही है। टॉकिंग कैसे बात कर रहे हैं? लाउडली, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब आप पूछो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब कैसे हो गया? समझिए, एक्चुअल में टॉकिंग जो है वो जेरेंड है, वो एग्जैक्ट नाउन नहीं होता, वर्बल नाउन होता है। जेरेंड क्या होता है? वर्बल नाउन। वर्ब जो नाउन की तरीके से काम कर रही है उसे जेरेंड कहते हैं। टॉक वर्ब होती है ना, टॉकिंग भी वैसे वर्ब होती है अगर उससे पहले इज़मार लगा हो तो ये एग्जैक्ट नाउन नहीं है। समझे मेरी बात? शी स्टार्टेड टॉकिंग, जेरेंड जो होते हैं वो वर्बल नाउन होते हैं, समझे? वर्ब जो नाउन की तरीके से काम कर रही है उसे हम लोग जेरेंड कहते हैं। इसलिए इसको मॉडिफाई करने वाला है, भले ही ये नाउन है, भले ही नाउन है, बट वर्ब नाउन की तरीके से काम कर रही है।
तो मेन जो एसेंस है, जो मेन फीलिंग है वो वर्ब वाली ही है, भले या नाउन का काम करिए बट वर्ब वाली फीलिंग है। इसलिए टॉकिंग हाउ, टॉकिंग लाउडली, वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब है। समझे कि नहीं? समझ गए। पुनः जीवित करना मरे हुए इंसान को यूज कर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये यूजिंग किसके लिए आया हुआ है? रिसरेक्टिंग के लिए आया हुआ है, क्योंकि पुनः जीवित कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके। पुनः जीवित करना इसको यूज करके, पुनः जीवित करना इसको यूज करके, कहने का मतलब ये नाउन है। अब आप सोच रहे होगे नाउन के बारे में जो बताएगा वो तो एडजेक्टिव होता है, ऐसे तो फिर इसके बारे में ये बता रहा था ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए था, बट ये तो एडवर्ब है लाउडली। ऐसे ही ये नाउन तो है बट वर्बल नाउन है, आईएनजी वाली फॉर्म है ना, जेरेंड है। समझे? वर्ब का मेन एसेंस होता है वर्ब नहीं है, वर्ब का एसेंस है। तो वो वर्ब के बारे में बता रहा है एक तरीके से। रिसरेक्ट करना कैसे? यूज करके रिसरेक्ट करना है। पुनः जीवित करना कैसे? पुनः जीवित करना यूज करके, किसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो ये वर्ब के है नाउन, वर्ब का सेंस आ रहा है, इसलिए वर्ब के बारे में जो बता रहा है वो एडवर्ब। ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था, हालांकि इतनी टिपिकल कोई आपसे पूछेगा नहीं एग्जामिनेशन में, मैं अलग से समझा रहा हूँ, नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इतना समझ में आना चाहिए कि ये वर्ब नहीं है। बस इतना समझ में आ गया आपको, ये इनफ है। ये एडवर्ब है तो ये पार्टिसिपल हो गया, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा था ना कि V1 ING एडवर्ब भी होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, बट आप मेन चीज समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है बस। ठीक है, तो सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया। कुड हार्म व्हाट? मेंटल हेल्थ। अच्छा देखो, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म, तो कॉमा लगाए तो आगे पैरेललिज्म मेंटेन होना चाहिए। कुड हार्म मेंटल हेल्थ एंड कुड क्रिएट डिपेंडेंस। कुड कॉमन निकाला हुआ है इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, कुड इसके साथ होना चाहिए बट कॉमन निकाल दिया। क्रिएट व्हाट? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस नाउन होता है, उसके साथ ऑन फिक्स जाता है, ठीक लिखा हुआ है। एंड इवन स्पर। अब देखो एंड के बाद भी वर्ब आई हुई है तो पैरेललिज्म मेंटेन होगा, यहां पहली फॉर्म यहां पहली फॉर्म, तो बेटा यहां भी पहली फॉर्म। स्पर मतलब बूस्ट, तो ये भी एकदम ठीक लिखा हुआ है। फिर आगे कॉमा लगा के नया क्लोज शुरू हुआ। रिसर्चर्स प्लूरल है, हैव वांट उसकी प्लूरल वर्ब है, हैव के बाद V3 आता है, वो ठीक लिखा हुआ है। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? आ जाओ जी, अगला देखते हैं। बनाओ भाई, पहचानो इसके अंदर। कहोगे सर पूरे साल की रिवीजन करवा दी। बहुत छोटी सी क्लास है बट बहुत पावरफुल क्लास है, मुझे पढ़ाते वक्त फील हो रहा है यार। अब आप इतना कंटेंट एब्जॉर्ब कर पाओगे इस तरीके का कि नहीं कर पाओगे ये मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मुझे सभी बच्चों से कमेंट्स चाहिए कि कैसी लग रही है क्लास, क्योंकि मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो एफर्ट का फ़ायदा बच्चे उठाएं, और वो आप उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं मुझे नहीं पता लगेगा, क्योंकि व्यूज़ देख के अंदाज़ा नहीं लगता है। व्यूज़ तो किसी ने 2 मिनट के लिए वीडियो देखी उसके बाद बंद कर दी, व्यूज़ तो उसका भी आ जाता है। उस कंटेंट को कितना लंबे समय तक देखा, एंड तक कौन आया, मेरी बात कौन सुन रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिवर्ट कौन कर रहा है, वो कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगेगा। ठीक है। लैंडस्लाइड्स कैन बी ट्रूली डेवास्टेटिंग, किलिंग पीपल एंड एनिमल्स दैट कैन नॉट गेट आउट ऑफ द वे इन टाइम and washing away property. Landslides generally occur during earthquakes, volcanic eruptions or massive rainfall that makes a slope section of land unstable. देखो लैंडस्लाइड जो है वो तबाही मचा सकती हैं, डेवास्टेटिंग मतलब डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, वो नुकसान पहुंचा सकती है, मार सकती हैं कई लोगों को और एनिमल्स को जो कि उसके रास्ते में टाइम से नहीं हट पाए, और वो प्रॉपर्टी को भी वॉश अवे कर सकती है, मतलब उड़ा सकती है, प्रॉपर्टी को भी अपने साथ बहा के ले जा सकती है। लैंडस्लाइड्स कब होती है? अर्थक्वेक्स के टाइम पे होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे और रेनफॉल के टाइम पे भी होती हैं, जिसकी वजह से कोई जो स्लोप सेक्शन होता है वो अनस्टेबल होता है, उसकी वजह से सारा लैंड जो है वो स्लाइड करने लग जाता है। बेसिक सी बात है। आ जाइए जी, ग्रामर समझते हैं। लैंडस्लाइड्स आपका मेन सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है बट उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, आगे मॉडल वर्ब है, उसके बाद बेस फॉर्म है। लैंडस्लाइड्स को ही डेवास्टेटिंग बोला है, ठीक है, तो डेवास्टेटिंग लैंडस्लाइड्स के बारे में बता रहा है जो कि नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बारे में ट्रूली बता रहा है तो एडवर्ब है। कॉमा लगा किलिंग है। अब किलिंग किसको बोला जा रहा है? लैंडस्लाइड्स को ही बोला जा रहा है। लैंडस्लाइड से किल करती है ना, तो नाउन के बारे में फिर से जो बता रहा है ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल इसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, किल कर सकता है पीपल्स को और एनिमल्स को। अब ये दैट किसके लिए आया हुआ है? ये पीपल और एनिमल्स के लिए आया हुआ है। वही नहीं निकल पाए, that cannot get out of the way,
पीपल और एनिमल ही जो नहीं निकल पाए ना टाइम से, उसी को ही तो मारेगा ना। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इसको और इसको रिलेट कर रहा है। तो जो वर्ब आई हुई है वो पीपल और एनिमल्स के लिए आई हुई है। अगर यहाँ पे कुछ दूसरी मॉडल वर्ब के अलावा मेन वर्ब टाइप का कुछ होता है या हेल्पिंग वर्ब दूसरी होती, प्राइमरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव होती, तो हम चेंज करते हैं, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल, यहाँ सिंगुलर तो यहाँ सिंगुलर। बट यहाँ मॉडल वर्ब है, मॉडल से कुछ फर्क पड़ता नहीं, सिंगुलर प्लूरल। बस मॉडल में ध्यान रखिएगा कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वो है। अच्छा, इन टाइम आपको पता होगा, इन टाइम का मतलब टाइम से पहले, और ऑन टाइम का मतलब ठीक टाइम पर। यहां आईएनजी है तो पैरेललिज्म मेंटेन करते हुए यहां पे भी आईएनजी है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लैंडस्लाइड्स के लिए ही आया हुआ है। फिर अगला क्लोज शुरू हो गया, लैंडस्लाइड्स प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है अकर। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। कब होती है? अर्थक्वेक्स के टाइम पे होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे होती है। और जो मैसिव रेनफॉल है दैट मेक अ स्लोप सिलेक्शन ऑफ लैंड अनस्टेबल। अच्छा, ड्यूरिंग आपका प्रेपोजिशन होता है और प्रेपो के बाद ये सब प्रेपो के ऑब्जेक्ट है। अब दैट किसको रिलेट कर रहा है? दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है कि भाई जो स्लोप्ड सेक्शन है ना लैंड का, वो अनस्टेबल क्यों हो जाता है? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और मैसिव रेनफॉल की वजह से हो जाता है। तो दैट आया हुआ है इसके लिए और इसके लिए, तीनों चीजों के लिए आया हुआ है। तो दैट इन तीनों को रिलेट कर रहा है, प्लूरल है इसलिए आगे वर्ब भी प्लूरल है। मेक्स नहीं है, गलती हो जाती है अगर वो मेक्स देता तो। ए आया हुआ है सेक्शन के लिए, नाउन है, स्लोप्ड उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। अनस्टेबल किसको बोला जा रहा है? लैंड को बोला जा रहा है कि भाई स्लोप सेक्शन ऑफ लैंड को अनस्टेबल कर दे, तो लैंड नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। और मैं कैसे पहचान रहा हूं नाउन है? ऑफ प्रेपो, प्रेपो के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं, बेसिक सी बात है। क्या मैं कुछ नया बता रहा हूं? नहीं, वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, वही फंडामेंटल्स यूज कर रहा हूं जो मैंने पढ़ाए हैं। और इतना बेसिक तो आना ही चाहिए सभी बच्चों को। चलिए जी देखेंगे। Our smartphones and smart speakers can listen for specific voice commands and take action accordingly, but maybe you do not want your devices always having one digital ear open. Aside from privacy concerns, the smart assistants inside our gadgets can be triggered accidentally by someone else in the house or even someone speaking on television. बताओ भाई। चलो, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट स्पीकर्स जैसे कि एलेक्सा, ठीक है, वो लिसन कर सकते हैं स्पेसिफिक वॉइस कमांड। जैसे आप बोलते हैं ना कि हे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, प्ले दैट सॉन्ग, और वो एक्शन भी ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। बट आप नहीं चाहते हैं कि आपके डिवाइसेस का एक कान जो है हमेशा खुला रहे, प्रिवेसी कंसर्न्स की वजह से। लिखा हुआ है कि प्रिवेसी कंसर्न्स तो होते हैं, उसके अलावा जो स्मार्ट असिस्टेंट हैं हमारे गैजेट्स के अंदर, वो ट्रिगर्ड हो सकते हैं एक्सीडेंटली भी किसी और के द्वारा घर के अंदर, और अगर टीवी पे कोई बात कर रहा है उसके द्वारा भी। जैसे अब आपके पास कोई स्मार्ट स्पीकर है, ऊपर लिखा हुआ है, और क्या ऐसा हो सकता है आपके स्मार्ट स्पीकर को कोई हैक कर ले और आपकी वो सारी कॉन्वर्सेशन सुन ले जो कि आप सीक्रेटली करते हैं? होती है ना सबकी कुछ बातें, आप किसी को नहीं बताना चाहते। किसी को क्या मतलब, अपनी भी कुछ बातें होती हैं हर इंसान की अपनी, आपस में आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई किसी के साथ भी कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं। तो अगर किसी ने हैक कर लिया तो आपकी सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेगा। तो प्रिवेसी कंसर्न्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है स्मार्ट स्पीकर्स के साथ। बट उसने बोला है कि असाइड फ्रॉम प्रिवेसी कंसर्न, जो स्मार्ट असिस्टेंट्स जो हैं हमारे गैजेट्स के अंदर, वो ट्रिगर हो सकते हैं एक्सीडेंटली बाय समवन एल्स इन दी हाउस, मतलब या फिर उस इंसान के द्वारा जो कि टेलीविजन पे बात कर रहा है। जैसे आपने बोला हे अलेक्सा प्ले डीजे वाला बाबू, अब आपने टीवी चला रखा है और टीवी में कोई करेक्टर है, कोई मूवी है या कोई वेब सीरीज है, कुछ भी आ रहा है, उसमें करेक्टर है, वो भी बोल रहा है हे अलेक्सा प्ले डीजे वाला बाबू, और आपकी टीवी की आवाज़ तेज है, तो वो स्मार्ट स्पीकर उसकी आवाज़ सुन लेगा और वो डीजे वाला बाबू बजा देगा, जबकि आपने तो बोला ही नहीं था। तो ये फ्रस्ट्रेशन कोज कर सकता ना, किसी और की आवाज़ से भी वो ट्रिगर्ड हो सकता। तो वही बात हो रही है। खैर, ग्रामर देखते हैं। स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट स्पीकर्स, ये दो मिलके सब्जेक्ट यहां पे बना रहे हैं। कैन लिसन उसकी वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है, लिसन फर्स्ट फॉर्म है मॉडल वर्ब के बाद आने वाली। फॉर स्पेसिफिक वॉइस कमांड, तो फॉर प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट। एंड टेक एक्शन, अच्छा कैन लिसन एंड कैन टेक होना चाहिए था, कैन कॉमन निकाला हुआ है, फर्स्ट फॉर्म यहां पे है, एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है, पैरेललिज्म मेंटेन्ड है।
टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, बट मे बी यू डू नॉट वॉन्ट योर डिवाइसेस, मे बी यू डू नॉट, यू सब्जेक्ट है, बट से नया क्लोज शुरू हो गया, सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, डू प्लूरल है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक लिखा हुआ है, यू के लिए योर आया हुआ है, कोई गलती नहीं है, हैविंग किसके लिए आया हुआ है, मे बी यू डू नॉट वॉन्ट योर डिवाइसेज ऑलवेज हैविंग वन डिजिटल ईयर ओपन, तो डिवाइसेज का एक कान खुला रहना आप चाहते नहीं है, तो हैविंग डिवाइसेज के लिए ये नाउन है, तो नाउन के बारे में ये आईएनजी वाली फॉर्म है, एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल हो गया, क्लियर। असाइड फ्रॉम प्रिवेसी कंसर्न, असाइड फ्रॉम प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहां पे कॉमा लगा हुआ है तो शायद ये सब्जेक्ट होगा, द स्मार्ट असिस्टेंट, स्मार्ट असिस्टेंट्स जो है वो आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसकी वर्ब चाहिए होगी, इनसाइड तो प्रेपोजिशन होता है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, बट स्मार्ट असिस्टेंट सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, तो ये रहा सब्जेक्ट का वर्ब, स्मार्ट असिस्टेंट कैन बी ट्रिगर्ड, स्मार्ट असिस्टेंट कैन बी ट्रिगर्ड, तो आप समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट की वर्ब वो दूर कर देता है बार बार, कैन बी ट्रिगर्ड, तो वो खुद ट्रिगर हो नहीं सकती, वो किसी और के द्वारा ट्रिगर होगी, तो पैसिव चाहिए, तो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक लिखा हुआ है। कैसे ट्रिगर होगी, एक्सीडेंटली वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो बेटा एडवर्ब होगा, ये भी ठीक है। पैसिव में बाय आता है, ठीक है, किसी के द्वारा, समवन एल्स इन द हाउस और इवन समवन स्पीकिंग ऑन द टेलीविजन, समवन आपका प्रोनाउन होता है और स्पीकिंग जो है समवन के बारे में बता रहा है ना, तो ये इसके साथ आया हुआ वर्ब नहीं है और ना ही ये सब्जेक्ट है, क्योंकि बाय प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, और बाय समवन ही होना चाहिए, बाय कॉमन निकाला हुआ है, बाय समवन एल्स इन द हाउस और बाय इवन समवन स्पीकिंग ऑन द टेलीविजन, तो बाय कॉमन निकाला हुआ, बाय प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, समवन एल्स और समवन भी ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कैसे हो सकता है, समझे कि नहीं। तो हर आईएनजी वाली फॉर्म को वर्ब नहीं मानना है, ये आईएनजी वाली फॉर्म इसके बारे में बता रही है, ये प्रोनाउन है, समवन, समथिंग, इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ये, इसके बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव है तो पार्टिसिपल है, एज सिंपल एज दैट। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको फ्री कर रहा हूं। देखें, चलिए, आर्कियोलॉजिस्ट तो मैंने बता ही दिया था, यहां एक और टर्म है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो जो शब्द है वो मैनकाइंड से रिलेटेड है, जो लॉजी होता है वो साइंस से, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस एंड इट्स कल्चर एंड सोसाइटी, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी तो मैंने बता दिया था, तो आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं ऑफन फाइंड एंशिएंट ह्यूमंस बरिड अलोंगसाइड डॉग्स, कैट्स एंड इवन हॉर्सेस, मतलब जो एंशिएंट ह्यूमंस जो कि दफन हुए थे, उन्होंने पाया कि उनके साथ कुत्ते, बिल्ली और घोड़े भी दफना रखे हैं, ऐसा पाया उन्होंने, और हम अभी भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल पीसिंग टुगेदर, मतलब उस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये को-बरियल्स कॉमन क्यों थे, को-बरियल्स मतलब एक साथ जो दफनाया जा रहा है इंसानों को, जानवरों को, ये कॉमन क्यों थे। एक आर्कियोलॉजिकल साइट है नॉर्दर्न इटली में, वो पॉइंट करती है कुछ पोटेंशियल रीजंस की तरफ, उसमें बताया कि जो को-बरियल्स हैं उनका मतलब था कि वो प्रोवाइड करवा रहे हैं मील और कंपेनियनशिप इन दी आफ्टर लाइफ, मतलब कुत्ते बिल्लियों को इंसान के साथ इसलिए दफनाया गया है कि वो इंसान मर गया है तो अब आफ्टर लाइफ में उसको खाना चाहिए होगा, तो कुत्ता बिल्ली या घोड़ा दफना दो, तो खाने का साधन है, या फिर कंपेनियनशिप है, या अकेला है बेचारा, बोर हो जाएगा, दफना दो भाई कुत्ते बिल्ली भी। अब जिंदा दफनाए हैं, मरे हुए दफनाए हैं, ये नहीं पता है, बस ये बोला कि को-बरियल्स है, तो ऑफकोर्स मरे हुए दबाए होंगे। खैर, आइए जी आइए, आर्कियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो एक ये और एक ये, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, एक और एक दो मिल रहे हैं, एंड से जुड़े हैं, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, फाइंड आ गया, ठीक है। ऑफन फाइंड होम एंशिएंट ह्यूमंस, तो फाइंड के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, फाइंड वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है, बरीड वर्ब नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस को बरीड किया है, समझना मेरी बात, तो ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो उसका सब्जेक्ट कहाँ है, आप बोलोगे ये है सब्जेक्ट, अरे ह्यूमंस तो खुद ऑब्जेक्ट है, फाइंड के बाद आया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट कैसे हो गया और ये उसका वर्ब कैसे हो गया, वही मेरी बात समझो आप। ह्यूमंस यहाँ नाउन है, प्लूरल बना हुआ है, नाउन के बारे में जो बता रहा है, ये V3 एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल इसे हम लोग कहते हैं। Buried alongside dogs, cats and even horses. We are still piecing together. We प्लूरल सब्जेक्ट है, आर पीसिंग उसकी वर्ब है, आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म है।
हम अभी भी सॉल्व कर रहे हैं मिस्ट्री को कि वाई कोबरियल्स व कॉमन। अब देखो वाई जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एंड में फुल स्टॉप है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता तो वर पहले होता, कोबरियल्स बाद में होता। पढ़ा है ना आपने, ये इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इनडायरेक्ट तरीके से जब क्वेश्चन पूछता है तो सब्जेक्ट पहले होता है, वो बाद में होता है। ये बेसिक्स की क्लास में मैंने पढ़ाया है, फंडामेंटल्स में ही। तो ये सब्जेक्ट है आपका कोबरियल्स, प्लूरल है, तो वर उसकी वर्ब है, प्लूरल है। एन आर्कियोलॉजिकल साइट, एन आया हुआ है, साइट के लिए नाउन है और ये उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। बट आता भले ही नाउन के लिए, बट साउंड पहले वाले शब्द की लेगा। आर्कियोलॉजिकल वोवेल साउंड है, इसलिए एन आया हुआ है। तो जो साइट है नॉर्दर्न इटली में, इन प्रेपोजिशन है और ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। साइट जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर नाउन था, इसलिए सिंगुलर वर्ब पॉइंट्स आई हुई है, समझे। पॉइंट्स टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। टू व्हाट, टू सम पोटेंशियल रीजन, सम के बाद प्लूरल आता है, ये भी ठीक है। ये जो कोबरियल्स हैं फिर सब्जेक्ट है और कुड हैव बीन मेंट उसकी वर्ब है। अब देखो, कुड हैव प्लस V3 ये काम कर सकता था। आई कुड हैव गोन देयर, मैं वहां जा सकता था, समझे, ये मीनिंग होता है। इसका पैसिव क्या बनेगा, कुड हैव बीन प्लस V3, ये इसका पैसिव होता है। मॉडल्स की क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कोबरियल का मीनिंग ये हम समझ सकते हैं, तो किसी के द्वारा समझा जा रहा है ना, तो पैसिव चाहिए, इसलिए कुड हैव बीन प्लस V3 ठीक लिखा हुआ है। तो कोबरियल्स का मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि वो प्रोवाइड करवाते होंगे, टू के बाद बेस फॉर्म है क्या, मील या कंपेनियनशिप इन दी आफ्टर लाइफ। चलिए जी, इसी के साथ आज की क्लास हमारी खत्म होती है। आई होप सेशन फ्रूटफुल लगा होगा और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लगा होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल तरुण ग्रोवर इंग्लिश आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको और बढ़िया करनी है तो हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेहद ज़बरदस्त कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने इनिशियली समझाया था कि अगर आप कॉम्बिनेशन परचेज करते हैं, कॉम्बो परचेज करते हैं सारे कोर्सेज का, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी आपको पड़ेगा और कंप्लीट प्रिपरेशन जो आप करना चाह रहे हैं उसको एक बूस्ट मिलेगा, बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।